हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये सारे मेजर सेक्ट्स के लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उस पाइथन के बीच में फंस चुके होते हैं, जिसकी वजह से इन सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे अभी भी फ़िलहाल उस पाइथन की गिरफ्त में ही होते हैं, जहाँ पे ये सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि इन सभी को पता था कि जो पाइथन उनके सामने खड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती कि सारे के सारे तुरंत ही उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि ये सब के सब कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बट स्टिल ये इस पाइथन से डर रहे हैं, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हो कि ये पाइथन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे मिलकर अब वहाँ से हटने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगशु खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे फेंगशान टेम्पल के भी ये दोनों ही वॉरियर्स खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का हाथ छूट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रदर, यहाँ पे शाओ तुरंत ही आगे बढ़ता है उस लड़की की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो उस लड़की को तो ऐसे जाने नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से वो उसके पीछे पीछे तुरंत ही चला जाता है और फिर उसके बाद उसे पकड़ लेता है। अब शाओ को भी दिखते हैं जो कि टोर्नेडोज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फंस चुका था, बल्कि टोर्नेडोज़ के साथ यहाँ पे हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े वुड के पीसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इन सभी को अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ रहा होता है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि सीनियर लू भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है एंड वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर कैसे इस जगह से बाहर निकल के जाया जाए। जिसके बाद अब हम देखते हैं उस पाइथन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, एंड हम देखते हैं कि सीनियर लू यहाँ पे यही सोच रही होती है कि अगर किसी तरीके से इस पाइथन को मारा जा सके तो ये काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हो सकता है कि इस समय काफ़ी कुछ हासिल भी हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे एक तो विंड इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो ढंग से फोकस नहीं कर पा रही थी एंड वो तुरंत ही उस जगह पे गिर जाती है। एंड हम देखते हैं कि उसके साथ साथ वहाँ पे एक और लड़का भी होता है जिसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बल्कि उससे तो ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता एंड वो यही सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मोंक उसे कह रहे होते हैं कि ब्रदर, मुझे लगता है कि हम भटक चुके हैं। तभी वो कह रहा होता है कि तुमने भी इस बारे में बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब आगे करना क्या है। तो वो मोंक उसे इशारे से मना करता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था एंड वो समझ चुका था कि अब वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और अगर उन्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ेगा इस जगह से बाहर निकलने के लिए। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे करके खुद को संभाल भी रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने घोस्ट किंग की, जो कि फिलहाल इन टोर्नेडोज़ के बीच में से काफ़ी ज़्यादा स्वैग के साथ निकलता हुआ जा रहा होता है। लेकिन ये टोर्नेडोज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। फिलहाल तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओफेंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन मंकी उसे सतर्क करता जा रहा था कि ज़रा ध्यान से, क्योंकि ये टोर्नेडो सिर्फ अपनी जगह पे रुके हुए नहीं थे, बल्कि अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों मेजर सेक्ट्स के लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी इस जगह से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि अगर ये टोर्नेडोज़ एक जगह पे ही खड़े रहेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन जब तक ये मूव करते जाएंगे तब तक बाहर निकलना या फिर बाहर का रास्ता देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि अपना घोस्ट किंग तो एक बैरियर बना लेता है ताकि उसी शील्ड के अंदर रह के वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और आगे भी बढ़ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत उसके बाद अपनी दोनों ही पावर्स को कंबाइन करने लग जाता है एंड एनर्जी को क्रिएट करने लग गया था। मंकी भी उसको देख रहा होता है। साथ साथ हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम तरीके की एक यिन एंड यैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो खुद को एंड मंकी को बचा पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लग गई थी एंड वो फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन के अंदर फैलती हुई जा रही होती है। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी स्टिक का भी इस्तेमाल कर रहा था एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बॉल थोड़ा ऊपर की ओर चला गया था। अब यहाँ पे घोस्ट किंग ने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो ऐसे ही यहाँ पे रहेगा तो हो सकता है कि टोर्नेडोज़ आगे बढ़ने में उसका काफ़ी ज़्यादा बुरा तरीके का हाल कर दें एंड उसका वक्त भी बर्बाद हो। जिसकी वजह से वो ये भी समझ चुका था कि ये जो मियाज़मा एंड टोर्नेडोज़ के अंदर मौजूद है ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड मोंकी को भी देखते हैं जो जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसको भी काफ़ी ज़्यादा इचिंग भी हो रही होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे अब वो भी यही नोटिस कर रहा होता है कि सडनली क्या हुआ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से डर जाता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वही पाइथन आ चुका था, जिसे देख के कुछ देर के लिए अपना घोस्ट किंग भी
भी थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सडनली ये उसके सामने आ जाएगा। फिलहाल अब जब वो उसके सामने आ ही चुका है तो मंकी की तो हालत ख़राब हो जाती है। बेचारा इधर आधर देखने लग गया था कि आखिर खुद को प्रोटेक्ट करा कैसे जाएगा। फिलहाल तो हम देखते हैं घोस्ट किंग को, जो कि अभी इन टोर्नेडोज के चक्कर में ढंग से तो नहीं समझ पा रहा था कि उसके सामने आखिर है क्या, बट उस सब के बावजूद भी वो समझ तो चुका होता है कि जो भी उसके सामने है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल तो वो पाइथन काफ़ी ज़्यादा बौखला रहा होता एंड वो हर जगह इस मियाज़मा से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद यहाँ पे घोस्ट किंग कह रहा था कि क्यों ना मैं इस पाइथन का ही पीछा करूँ, हो सकता है कि मुझे भी इस जगह से बाहर निकलने के लिए कोई डायरेक्शन मिल ही जाए, और अगर इसने मुझे हर्ट करने की कोशिश तो मैं उसी वक्त इसको ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद वो उसी डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईगल को, जो कि फ़िलहाल ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है एंड वो नोटिस कर रहा था इस खंडर बड़ी जगह को, जहाँ पे हमें एक लिजर्ड भी देखने को मिलती है जिसे वो तुरंत ही मार डालता है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने जिंगशू की, जो कि फ़िलहाल अब आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि इन टोर्नेडोज़ की वजह से ये सारे के सारे लोग बहुत ही बुरे तरीके से अलग हो चुके हैं एंड इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उस ट्रीज़र को ढूंढने के लिए इन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए एंड कौन सा डायरेक्शन बिल्कुल ही सही होगा उस ट्रीज़र के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगशू ऐसे ट्रीज़र ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब फिलहाल वो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन में तो होता ही है क्योंकि अगर कोई उसके साथ होता तो ज़्यादा सही रहता। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वो उसी ईगल से टकरा जाता है, लेकिन फिर भी अपने डायरेक्शन को बदलते वो लगातार वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो ईगल तो उसके पीछे ही पड़ गया था, बल्कि उसे वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा होता। तो जिंगशू फिर आगे बढ़ता है, फिर हम देखते हैं कि ट्री के अंदर ही वो फंस चुका था। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पॉइजनस स्नेक आ रहा होता है, जो कि अब आगे बढ़ते हुए उसको ऑलमोस्ट करने ही वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगशू अपनी पावरफुल स्पीड के साथ में उसे तभी वहाँ पे ख़त्म कर देता है। फिलहाल तो वहाँ पे पॉइजन फैलने लग गया था, तो जिंगशू वहाँ से तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है एंड हम देखते हैं यहाँ पे सीन कट हो गया था। और उसके बाद हम यहाँ पे शाओ को देखते हैं, जो कि उसी फेंगशियान टेम्पल की लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो लोग भी उसी फॉरेस्ट के अंदर फंसे हुए थे एंड ये फॉरेस्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा डिजास्टर है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइजनस स्कॉर्पियो भी आ जाता है, जिसको उसने पहले ही भाप लिया था। तो वो तुरंत ही उस लड़की को हटाता है वहाँ से और उसके बाद फिर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस स्कॉर्पियो को वहीं पे ख़त्म कर देता है। लेकिन उसका ये करना था कि हम देखते हैं कि उसके डेथ होने के बाद तुरंत ही वहाँ पे ढेर सारे स्कॉर्पियोज यानी स्नेक्स भी आ जाते हैं। तो ये दोनों ही अब अपनी पावर को कंबाइन करने के साथ साथ अब साथ में लग चुके थे फाइट करने के लिए एंड हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे से दोनों मिलके डील कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों ने ही एक दूसरे की पावर को अच्छे से समझ लिया था। अब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि एनिमल्स इनको काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने उसे मार ही दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे श्याओ कह रहा था कि सिस्टर आप ठीक तो हैं, तभी वो कह रही होती है कि ऑफ कोर्स मैं ठीक ही हूँ, लेकिन अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो हो सकता था कि मैं हर्ट हो जाती। लेकिन तभी श्याओ से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे लगता है कि अब हमें दूसरे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रेन होने लग जाती है, जिसे वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए देख रहा होता है। तो यहाँ पे तभी वो लड़की उसे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि रात काफ़ी ज़्यादा करीब है हमारे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो फंस जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे वो भी कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप भी अपने डायरेक्शन में चली जाइए एंड मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पीछे पीछे ही आने लग गई थी, क्योंकि उसे भी ढंग से डायरेक्शन का कुछ पता था नहीं। जिसके बाद हम अपने घोस्ट किंग को ही देखते हैं, जो कि फिलहाल आगे बढ़ता जा रहा होता है एंड मंकी भी उसके साथ में होता है। लेकिन अभी हम घोस्ट किंग को देखते हैं, जो कि फिलहाल अपनी उसी मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि वो उसको डायरेक्शन दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी एंड उसकी मदद से उसे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही होती है कि आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके उसे दिख चुका था कि आगे आखिर क्या क्या होने वाला है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। बट वो समझ चुका था कि टोर्नेडोज़ के पे ढेर सारा पॉइजन मौजूद है, जिसका सामना करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तभी उसे समझ आता है कि कोई तो उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो तुरंत ही सतर्क हो जाता है एंड हमें यहाँ पे स्पिरिचुअल सोर्स देखने को मिलती हैं, जिससे वो तुरंत ही खुद को बचाता है, फिर आगे बढ़ने लग गया था। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है सीनियर लू की, जो कि हाथ धो के अब घोस्ट किंग के पीछे ही पड़ जाती है। हालांकि घोस्ट किंग फिलहाल फाइट करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो तो वहाँ से निकल के आगे की तरफ को ही जा रहा था एंड वो कह रहा था कि मैं इस मैजिकल स्पेल की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा, न जाने कौन है जो कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पावरफुली अटैक कर रहा है। खैर जो भी हो, मैं उससे बाद में निबट
निपट लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे श्रीज़र की तरफ को ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सीनियर लू भी कहाँ ही बाज आ रही थी, वो तो लगातार आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। एंड उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो चाहती है कि घोस्ट किंग आगे बढ़े। हालांकि वो अपनी विल के हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने घोस्ट किंग की भी सब्र की इंतहा हो चुकी होती है। हालांकि वो कब तक ही उसको टोलरेट करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपनी स्टिक लेता है और उसके बाद अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने वाला था। सीनियर लू को भी देखते हैं, जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर चुकी होती है। एंड अब दोनों के ही अटैक्स आपस में टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी थोड़ा पीछे आके रुकता है एंड कह रहा था कि अच्छा आखिर ये कौन हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये लू है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसकी नज़रों से ओझल होके और एक बार फिर से थोड़ा साइड में से आके उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो हम देखते हैं कि वो खुद को बचा लेता है एंड नोटिस कर रहा था कि आखिर ये कहाँ से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है। लू का इस टाइम लक अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करे जा रही होती है। अपने घोस्ट किंग को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये अटैक्स कहाँ से रहे, क्योंकि वो उसको ढंग से देख नहीं पा रहा होता। एंड लू भी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लगातार उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करे जा रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारे अटैक्स करती है। इस बार तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्पिरिचुअल सोर्स से अटैक करती है। घोस्ट किंग तुरंत ही वहाँ से निकल के जा रहा होता है, क्योंकि वैसे भी इस समय फाइट करके कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके रास्ते को लगातार ब्लॉक करती जा रही होती है, जिसकी वजह से घोस्ट किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो नोटिस करता है कि अब उसके पास में ढेर सारी फॉर्मेशंस बन के आ रही हैं, जो कि उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा बन के सामने आ सकती हैं एंड उसको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि घोस्ट किंग तुरंत ही एक शील्ड बैरियर को बना लेता है, ताकि वो खुद को एंड मंकी को प्रोटेक्ट कर पाए। एंड जैसे ही वो उस बैरियर को बनाने में कामयाब हो गया था, उसके बाद वो फाइनली अपनी स्टिक का इस्तेमाल भी करने वाला होता है। तो हम देखते हैं सीनियर लू को, जो कि तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ में आगे बढ़ रही होती है। हालांकि वो अटैक इस बार सामने से नहीं बल्कि उसके हाइट के ऊपर से कर रही थी। लेकिन घोस्ट किंग को देखते हैं, जो कि पूरे तरीके से रेडी हो चुका था एंड अब वो अपनी स्टिक को थ्रो करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पेल को समन करता है। एंड उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक दोनों के ही बीच में देखने को मिलता है, जहाँ पे लू को देखते हैं, जो कि फाइनली जाके देख लेती है उसकी आंखों में, क्योंकि अब उसे नजर आ चुका था कि जिसके ऊपर वो अटैक कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि घोस्ट किंग है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बच जाती है एंड घोस्ट किंग भी उसको कुछ नहीं कहता। और अब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते, बल्कि दोनों ही एक दूसरे की आइज़ के अंदर देखने लग जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अजीब सा माहौल हो चुका था, क्योंकि अभी तो ये लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, बट अभी सडनली रुक चुके हैं, एक दूसरे की आंखों में खो चुके हैं। फिलहाल गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो प्लीज़ गाइज हमारी डेडिकेशन को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर देना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवा दें।